स्टूडेंट्स वेलकम टू द नज़र सेशन। आज अपन एनालाइज कर रहे हैं एनटी अभ्यास टेस्ट 49 जो नीट के लिए रिलीज़ हुआ है। अगेन अभी रियल टाइम मैंने सॉल्व किया एंड उसके बाद जो एनालिसिस है देखिए, आई हैव अगेन डिमार्केटेड ऑलमोस्ट 18 क्वेश्चंस वर इजी एज पर मी, 24 वर मीडियम, इसमें भी कुछ इजी मान सकते हैं एंड 3 आई हैव रिगार्डेड एज टफ, इसमें भी एक दो आप मीडियम भी समझ सकेंगे यार। आज का पेपर भी अच्छा बैलेंस्ड है, बट देखिए 11th क्वेश्चन में एक फंडामेंटल मतलब वो एरो अलग है, लैंग्वेज अलग है, उसका मिस्टेक है, उससे कन्फ्यूजन हो सकता है, सो दैट्स व्हाई आई हैव मार्क्ड इट एज अ सर्कल। 25th में आंसर गड़बड़ है, 33rd में भी आंसर गड़बड़ है, 33rd में डेटा कुछ और है, सोल्यूशन कुछ और दिया हुआ है, तो ये 3 क्वेश्चन हटा दूँ मैं तो इफेक्टिवली 42 क्वेश्चन है, वो ठीक बैलेंस्ड है। पेपर अच्छा है, अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। सो सीइंग द पेपर बिकॉज इट्स नॉट वेरी टफ, अगेन आई विल से द गुड स्कोर इज़ 130 प्लस, मैं 135 प्लस बोलता बट ये 2-3 क्वेश्चन का असर है। एंड द वेरी गुड स्कोर, अगर वो 3 क्वेश्चन हटा दूंगा तो 150 प्लस, वो अगर आप मान के चलोगे तो 160 अराउंड हो जाएगा। सो दैट इज़ माई एनालिसिस फॉर दिस पेपर। देखिए मेरी फिजिक्स रिवीजन सीरीज़ में कल मैंने मॉजलेस लॉ की बात की थी, अगेन आप लोगों के लिए इतना क्रूशल नहीं है, दैट इज़ मेनली फॉर एडवांस्ड, बट ऐसे ही उस सीरीज़ में और भी क्वेश्चंस लाएंगे। एंड प्लीज़ डू गिव योर कमेंट इफ़ यू वांट, लेट्स से इफ़ आई हैव अ डिटेल्ड टॉपिक वाइज क्वेश्चन and concept discussion sessions, so do send in your comments। आपके feedback के बेस पे I'll decide कि what to do next। okay let's start। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट 49। देखिए पहला क्वेश्चन वापस से वही जो मैंने उस दिन भी आपको कहा था, एच.सी. वर्मा से थ्योरी पढ़ लीजिएगा। dip needle lies initially in the magnetic meridian where it shows a dip angle theta, this is the true dip। now dip circle is rotated through an angle x in the horizontal plane and then it shows an angle of dip theta dash, so what is tan theta dash by tan theta। तो देखो आपको मैं वापस से समझा देता हूँ बेटा, ये मैग्नेटिक मेरिडियन होती, यहाँ पे ये वैल्यू होती बी एच और ये वैल्यू आपकी होती बी वर्टिकल, ठीक है। इसके अलॉन्ग जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का आता है ये बी एच और ये बी वी, और यहाँ पे जो नेट फील्ड आती है ऐसे आती और ये डिप एंगल ऐसे निकलता आपका, दिस इज़ डिप एंगल विच इज़ द एक्चुअल थीटा। तो टेन थीटा आपको पता है कितना होता, बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ देखिए जैसे ही आपने इसको एक्स एंगल से घुमाया तो ये जो बी एच इधर आएगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच की जगह बी एच डैश हो जाएगा, बी वी डैश वही रहेगा, थीटा डैश इक्वल्स टू बी वी डैश अपॉन बी एच डैश, और बी वी डैश तो आपका बी वी रहा, वो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और बी एच डैश हो जाएगा बी एच कॉस ऑफ एक्स। तो यहाँ से क्लियर कट आपको दिख रहा है टेन थीटा डैश इज इक्वल टू बी वी बाई बी एच को लिख दिया टेन थीटा इंटू नहीं सॉरी अपॉन कॉस ऑफ एक्स। तो टेन थीटा डैश अपॉन टेन थीटा आपको सीधा सीधा ये वैल्यू दिख रहा है, कितना आएगा 1 अपॉन कॉस एक्स। सो ऑप्शन ए के साथ अपन यहाँ पे जाएंगे। तो ये थ्योरी पढ़ लीजिएगा। देखो मैंने वापस रिकलेक्ट करा, देखो ये सेकंड क्वेश्चन, ये भी एक तरह से ये तो रिपीट हो गया, ये अपन ने पिछली बार भी सॉल्व किया था, मैंने कहा था ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन नहीं है, तकलीफ देगा। देखिए ये 2 और 2 सीरीज़ में, ये 2 और 2 सीरीज़ में, तो इसको अगर मैं रीड्रॉ करूँ केवल इतने पार्ट को ही देखिए, तो इतने पार्ट का इक्वलेंट जब मैं निकालूंगा तो ये 2 हो जाएगा, वो 2 और 2 4 हो जाएगा, ये 4 ये 2। देखिए एक सेकेंड बेटा, कई जगह क्या होता है ये याद ही करा दिया जाता है, ये फॉर्मूला मैं याद नहीं कराता, देखो मेरे को खुद को भी याद नहीं रहता है, तो जिसको याद है वो डायरेक्ट फार्मूला लगाए, जिसको याद नहीं है वो मेरी तरह सोचे। देखिए इसका इक्वलेंट निकालने का तरीका क्या होता है, इन जनरल मान लो कभी भी कोई बैटरी है वी और मैंने बोला इसमें करंट जा रहा है आई, तो यहाँ से गया I1, यहाँ से गया I2, सिमेट्री से इनपुट आउटपुट सिमेट्री है, तो यह I1 गया तो वहाँ भी I1 जाएगा, यहाँ I2 जाएगा, एंड लेट्स कॉल दिस करंट एज I2 माइनस I1। तो अब लूप लिखें, एक तो आउटर लूप लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा v माइनस 2I2 माइनस 4I1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है 2I2 प्लस 4I1 इक्वल्स टू v। एक इक्वेशन दिखी रही है जंक्शन लॉ से, i इज़ I1 प्लस I2। एक इक्वेशन मैं इधर इस लूप से लिख लेता हूँ, क्या आ जाएगी बेटा माइनस 2I2 माइनस 2I2 माइनस I1 प्लस 4I1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बेटा आराम से आप देखते हो क्या आता है 4I2 इज़ इक्वल टू 6I1। तो यहाँ से I2 I1 का रिलेशन आ रहा है बेटा, I2 की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, I2 को आप लिख सकते हो 1.5 टाइम्स I1। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा तो देखिए ये क्या आएगा अपना, सॉरी I2 था यहाँ पे, सो 2I2 I2 की जगह क्या लिखूँगा मैं 1.5 I1, तो 2 इंटू 1.5 3, सो 3 प्लस 4 ये हो गया 7 I1 इज़ इक्वल टू V, ये अपना निकल के आ रहा है। अब I1 प्लस I2 में I को देखिए, I की वैल्यू लिखूँगा मैं I1 प्लस 1.5 I1, तो I1 की वैल्यू हो जाती है I अपॉन 2.5। तो जैसे ही लिखा मैंने 7 अपॉन 2.5 I इज़ इक्वल टू V, तो R इक्वलेंट क्या हो गया V बाय I विच इज़ इक्वल टू 70/25 कर लूँ, ये अपने आप क्या बनता है बेटा आपका 14/5 विच इज़ 2.8।
तो ये 2.8 हो गया और साथ में 2 और है, तो यहाँ पे टोटल 4.8 हो गया। तो करंट कितना होगा 6/2.8 + 2 दैट इज़ 4.8, दैट इज़ 5/4 विच इज़ 1.25 एम्पियर। तो उस दिन भी सॉल्व किया था, आज भी किया है, याद रखिएगा बेटा। ये टफ रहता है, बैलेंस नहीं है व्हीटस्टोन। हाँ फॉर्मूला याद है तो बात अलग है। देखो अगर आपको याद कराया आपके इंस्टीट्यूट पे अच्छी बात है। देखो मैं तो खुद भी याद नहीं रखता इसलिए ना याद कराता हूँ। आइडियल बैटरी है 10 वोल्ट्स की, कनेक्ट की है एक्सटर्नल रेजिस्टर 9 से, वायर की लेंथ 10 है, रेजिस्टेंस 1 ओम है, सीरीज में एज शोन फिगर। देन द पोटेंशियल ग्रेडियंट। भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, वी अक्रॉस वायर अपॉन लेंथ। अब वी अक्रॉस वायर क्या होगा, 9 और 1 में डिवाइड करना है, 10 दिख ही रहा है, वी ए भी 1 होगा, बिना कुछ करे ही बोल सकते हो। तो 1/10 खत्म, 0.1 वोल्ट पर मीटर। सीधे सीधे आगे बढ़िए, ईजी क्वेश्चन है आपके लिए, कहीं समस्या नहीं आएगी। अभी आपका देखा जाना पहचाना प्रश्न है। कंडक्टिंग वायर फ्रेम है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, डायरेक्टेड इनटू द पेपर। फील्ड इंक्रीज कर रही है कांस्टेंट रेट से, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप देखोगे फील्ड बढ़ रही है मतलब अंदर की तरफ बढ़ रही है, तो बाहर की तरफ सेंस आना चाहिए, तो उसके हिसाब से इसमें करंट यूँ आना चाहिए और इसमें भी ऐसे ही आएगा, बट दोनों में एक जैसा हो नहीं सकता क्योंकि कनेक्शन बता रहा है। तो यहाँ क्या होगा, बिगर लूप ही डोमिनेट करेगा, तो इसके हिसाब से करंट ऐसे जाएगा, तो इसमें करंट थोड़ा अलग सेंस में जाएगा। तो अब समझदार हो आप। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगा, ए बी में तो हो जाएगा B2A और CD में आपका हो जाएगा D2C। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा, डी के साथ आप जाएंगे। हमेशा यहाँ पे जो बिगर एरिया वाली है क्योंकि उसी में फ्लक्स चेंज ज़्यादा होगा तो वो डोमिनेट कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। P and Q are two circular thin coils of same radius and subject to the same rate of change of flux. If coil P is made of copper and Q is made up of iron, then the wrong statement is। एक कॉपर की और एक आयरन की है। चलो बात देखते हैं। सेम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है तो पहली चीज़ EMF सेम होगा, ये याद रखिएगा। तो इंड्यूस्ड EMF इज गोइंग टू बी सेम, ये तो सही बात है। तो आपसे क्या पूछा गया, रॉन्ग पूछा, तो पहला तो रॉन्ग नहीं है। इंड्यूस करंट इज P इन मोर, तो भाई कॉपर अच्छा कंडक्टर है तो उसमें सेम EMF पे करंट ज़्यादा आएगा, तो भी सही है। इंड्यूस करंट इन P एंड Q आर इन द सेम डायरेक्शन, ये भी सही है। इंड्यूस करंट आर सेम इन बोथ, ये गलत है बेटा। EMF सेम होगा, रेजिस्टेंस अलग अलग है तो करंट अलग अलग होगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी करने लायक प्रश्न था। 3 चार्ज हैं, Q0 - Q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल एज इन द फिगर। द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज 0 इफ Q0 इज इक्वल टू। ये भी बड़ा फेमस प्रश्न है। देखो इन दोनों की एनर्जी क्या लिखूंगा मैं, -K Q0 Q/L, इन दोनों की भी वही हो जाएगी तो 2 कर दूँ, प्लस इन दोनों की लिखूंगा मैं तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस KQ² और ये समझदार हो, ये लेंथ हो जाएगी √2L। सो दैट इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने आप आपके पास क्या आ रहा है, K और L कैंसिल कर दूँ, Q0 एक Q भी कैंसिल कर दूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 2Q0 इज़ इक्वल टू Q/√2। तो किसकी वैल्यू पूछी है बेटा, Q0 की वैल्यू पूछी है, तो दैट इज़ Q/2√2। उसको Q/√8 भी लिखा जा सकता है, तो ऑप्शन बी के साथ जाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट। The separation between the plates of a parallel plate capacitor is 5 mm. Capacitor having air is charged to a potential difference 25 volt. The battery is then disconnected. Battery disconnect कर दी, मतलब Q is going to remain constant. And dielectric slab of thickness 3 mm and dielectric constant 10 is placed between the plates as shown. The potential difference between the plates after the dielectric slab has been introduced. भाई देखो सबसे पहले C0 क्या था, जब कुछ नहीं था ये था, ठीक है। और D की वैल्यू आपने क्या लिखी है, 5 mm। अब क्या हो जाएगा, K डल गया तो अपने को सिंपल पता है, ε0A कितने में डला है, 3 mm में डला है, तो 3 mm/K प्लस 2 mm/1 यही आएगा। तो K की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा आपको, 10, तो 3/10। तो जस्ट सिंप्लीफाई करें, 3/10 मतलब ये हो गया 0.3, तो ये हो गया बेसिकली 2.3। तो अगर मैं चेक करूँ तो C/C0 की वैल्यू, एक सेकेंड इसको थोड़ा ढंग से लिख लें, C/C0 की वैल्यू सीधे सीधे आपके पास क्या आएगी बेटा, 5/2.3, ठीक है। और आपको क्या पता है, Q कांस्टेंट है, तो दोनों केस में क्या होगा, C0 V0 वुड बी इक्वल टू CV। तो V की वैल्यू यहाँ से क्या लिख देंगे, V की वैल्यू होगी V0 इंटू C0/C। सो V0 इंटू C0/C, क्योंकि कैपेसिटेंस बड़ा है तो पोटेंशियल कम होगा। पोटेंशियल कम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले था 25 इंटू ये हो जाएगा 2.3/5। तो 5 से 5 इंटू 2.3 दैट इज़ गोइंग टू गिव यू व्हाट, 5 3 15 बन गया इधर, तो 11.5 वोल्ट। वी कैन गो फॉर ऑप्शन सी। तो करने लायक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बट यू कैन मेक आउट यार, मतलब करते हो ऐसे क्वेश्चंस। एक चार्ज पार्टिकल V वेलोसिटी से सब्जेक्ट किया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B, द फोर्स ऑन इट इज़ नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब है कि भैया दोनों पैरेलल या एंटी पैरेलल तो नहीं होंगे, तो इधर 0 और 180 तो गलत हो गया। इज़ नेसेसरली 90 जरूरी नहीं है भैया, 0 और 180 नहीं होना चाहिए बस। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, D फॉर डॉग। चलें आगे, ये लड्डू क्वेश्चन 9th प्रश्न देखें अगला।
इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन, फॉलोइंग क्वांटिटी विल रिमेन कांस्टेंट। भाई मैग्नेटिक फील्ड कभी भी जीवन में कोई वर्क नहीं करता, तो काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। इट कैन चेंज मोमेंटम, इट कैन चेंज वेलोसिटी, बट इट कैन नॉट चेंज स्पीड, इट कैन नॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी। अच्छे से आपको समझाया जाता है, सबको आना चाहिए। नेक्स्ट चलें, स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सन। ये देखिए उस दिन भी क्वेश्चन आया था, इसका मैक्सिमा इस वेवलेंथ पे है, 6000 के लगभग होता है। टेम्परेचर ऑफ द स्टार फॉर मैक्सिमम इज दिस। तो वीन्स लॉ, लैम्डा एम टी इज़ कॉन्स्टेंट, तो क्या लिखेंगे, लैम्डा एम फॉर सन इंटू टी ऑफ सन इज लैम्डा एम फॉर दैट स्टार इंटू टेम्परेचर ऑफ स्टार। तो टेम्परेचर ऑफ स्टार क्या हो जाएगा, सन का कितना है ये 4753, इसका है 9506, यही है, इंटू 6050। देखो वैसे भी समझदार हो यार, लैम्डा बढ़ गया मतलब टी कम ही होगा, कम का एक ही ऑप्शन दे रखा है 3025, ये 1/2 आपको दिख रहा है, सीधे सीधे करोगे 3025 आएगा। ऑप्शन इतने प्यारे दिए हैं, मतलब बिना कुछ करे भी कर सकते थे, वैसे करने में भी टाइम नहीं लग रहा। आइडियल गैस इज टेकन थ्रू अ प्रोसेस एज शोन इन द फिगर, दिख रहा है भैया, ये क्या हो गया, ये हो गया आइसोकोरिक, ये हो गया आइसोबारिक। अब देखिए इस क्वेश्चन के साथ समस्या है, प्रोसेस है C2B एंड B2A और यहाँ लिख रहा है प्रोसेस A2B। तो प्रोसेस A2B वर्क डन बाय सिस्टम इज पॉजिटिव, अब A2B लो या B2A लो 0 ही रहेगा, तो ये तो गलत ही रहेगा। इन प्रोसेस AB, अब मैं इसको अगर A2B मानूँ, अगर A2B मानूंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हीट इज़ नॉट रिजेक्टेड आउट, इवन हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, और B2A मानूंगा तो हीट इज़ रिजेक्टेड। सो इन प्रोसेस AB इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज, A2B में तो इंक्रीज होगी, B2A में इंक्रीज नहीं होगी, तो अभी आप पे डिपेंड करता है। एरो को देखोगे तो B सही है, और लिखे हुए को समझोगे तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज सही है, तो डिपेंड करेगा, मतलब नॉमेनक्लेचर सही रखना चाहिए कंफ्यूज करने के लिए किया है। एरो से जाएँ तो बी ऑप्शन जो दिया वो सही है, बट मेरे हिसाब से जो लैंग्वेज है उससे सी ज़्यादा सही होता है, बट ठीक है अब बी के साथ चलें। नेक्स्ट, इफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज इनफाइनाइट, इट मीन्स हीट इज़ गिवन आउट, हीट इज़ टेकन इज नोट चेंज इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस वेदर हीट इज़ टेकन इन और गिवन आउट। ये आपको पता ही है, एक तरह से वो क्या कहता है अपन, हीट रिजर्वायर। कितनी भी हीट दे दो या ले लो समुंदर से, कितना भी पानी हटा दो या डाल दो, उसके लेवल पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वही एनालॉजी। नेक्स्ट, आइडियल मोनो गैस है, क्या दे रखा है बेटा इसका, अंडरगोज अ प्रोसेस PV 1.25 इज कांस्टेंट देन। तो भैया ये तो एक अपना क्या हो गया, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हो गया, जिसको जनरल PV टू द पावर x कांस्टेंट टाइप आप बोलते थे, तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो गई 1.25। आपको याद है अपन जो हीट कैपेसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा है, लिखते हैं CV इज 3R/2 प्लस R/1 - x, तो 1 - 1.25, सो दिस कम्स आउट एज 3R/2 एंड दिस विल बी 1/4, तो -4R। तो ये वैल्यू आ रही है नेगेटिव। ये वैल्यू नेगेटिव आने का जो मतलब है, इसको देखिए मैं थोड़ा सा सही कर दूँ, ये वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब है कि यहाँ हीट देने पे टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, टेम्परेचर घटेगा। सो हीट इज़ गिवन, तो टेम्परेचर विल डिक्रीज, तो इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीज, तो सी ऑप्शन तो गलत हो गया। हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस। अच्छा ये और देखिए, ये क्यू का रिप्रेजेंटेटिव होता है डेल्टा यू का, और ये डब्ल्यू का, तो यहाँ से देखिए ये भी नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव है, इसका मतलब क्यू एंड डब्ल्यू का साइन सेम होगा। तो क्यू और डब्ल्यू का साइन सेम होगा, इसका मतलब डब्ल्यू पॉजिटिव है तो क्यू भी पॉजिटिव होगा। सो हीट इज अब्जॉर्ब्ड इफ ऑफ गैस इफ वॉल्यूम इंक्रीजेज, सो डी ऑप्शन जाएगा। बाकी आप देखोगे इंक्रीज इन प्रेशर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, वो उल्टा अगर आप प्रोपोर्शनलिटी पी और टी की निकालोगे तो आएगा कि प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ रहा है। अपॉन इंक्रीज इन प्रेशर हीट इज अब्जॉर्ब्ड बाय गैस, तो वो भी आप देखोगे उल्टा आएगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा मतलब वर्क नेगेटिव है तो क्यू भी नेगेटिव ही देखने को मिलेगी। वो सिंपल रेशियो से अपन यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए इसको मैं कभी है ना डिटेल में, जब मैं थर्मोडायनेमिक्स से कभी रिविजन आपके लिए लाऊंगा, इसको मैं अच्छे से लेके आऊँगा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, तो जिनको उस तरह से आता है वो देखें, बाकी दूसरे तरीके से ट्राई करें। Two spheres are made of same metal and have same mass. One is solid, other is hollow. When heated to the same temperature, which of the following statements is correct about the percentage increase in their diameters? देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हीटेड टू द सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर तक हीट कर दिया तो इसका मतलब डायमीटर में जो इंक्रीज़ होगा दैट इज़ गोइंग टू बी सेम। हीट सेम होती तो बात अलग होती, हीट सेम होती तो उस केस में दोनों के मास अलग अलग होते, और उस केस में वो टेम्परेचर आप देखते हो हॉलो वालों का ज़्यादा होता तो हॉलो का फिर ज़्यादा होता। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा कीजिए, सेम टेम्परेचर या सेम हीट। नेक्स्ट, if temperature scale is changed from degree centigrade to degree Fahrenheit, the numerical value of specific heat will, तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू के साथ क्या होगा। अच्छा देखिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू के साथ क्या होगा, देखो मैं तो सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ भाई। वाटर की क्या लिखते हो आप लिखते हो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, यही लिखते हो आप। तो अब सेल्सियस को जब कन्वर्ट करोगे तो आपको खुद पता है सेल्सियस का जो चेंज होता है 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज
दिस इज इक्वल टू 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट का चेंज। तो फ़ारेनहाइट का 1 का चेंज तो और कम पे हो जाएगा, तो उस डेज में डेफिनेटली हीट कम चाहिएगी, तो स्पेसिफिक हीट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू डिक्रीज अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट किया तो। देखो सेल्सियस से केल्विन में तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, दोनों में एक ही बात रहती है। अगला, स्ट्रिंग की लंबाई 7 मीटर, मास इतना है, टेंशन इतनी है, स्पीड ऑफ वेव। यार इतनी बार कर लिया यार, अब क्या टी से 1 सेकेंड, ये क्या अपने आप डिज़ाइन बन जाती है यार, ये डिज़ाइन वाला ऑप्शन हटाते हैं अपन। हाँ, अब देखिए v इक्वल्स टू रूट ऑफ टी बाई म्यू। टी की वैल्यू क्या होगी 0.035, तो ये हो गया 0.35, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। म्यू की वैल्यू क्या हो गई, ओके गलती कर दी बेटा, टेंशन की वैल्यू लिखनी थी, तो टेंशन की वैल्यू लिखो, अभी लफड़ा हो जाता। टेंशन है 60.5, म्यू की वैल्यू होती है m/l, तो 0.035/7, तो भैया क्या आ रहा है 605 कर देता हूँ ऊपर इंटू 7 और नीचे हो जाएगा 0.35, तो 7 ये क्या हो गया 0.5 भी नहीं है, तो हो गया 0.05, तो उसको कर दो 6500/5। अभी 5 की टेबल आती है आपको, ये क्या हो जाएगा 12100, 12100 का रूट, 12100 का रूट लोगे 121 का 11 और 100 का 10, तो 110 सीधे सीधे आ गया। चलिए, तो गलती मत करिएगा, सीधी सीधी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम। अरे यार, डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला, गोटे लगा रखे हैं आपने। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 बार डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा, मस्त रहो। 18th, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल इज 1.5, व्हाट वुड बी द रेंज व्हेन लॉन्च्ड एट एंगल 45। ये भी शायद पहले आया हुआ है, देखो 45 पे डेफिनेटली रेंज ज़्यादा ही होगी, कितनी ज़्यादा होगी देख लेते हैं अभी। तो पहले 2 ऑप्शन तो पहले ही रिजेक्ट हो गए। मैं सिंपल सा फॉर्मूला आपने जो पढ़ा है आज तक, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो अगर मैं कंपेयर करूँ आर एट 45 टू आर एट 15 डिग्री, बाकी सारे फैक्टर सेम है, तो ये तो होता है साइन 91 और साइन 15 का हो जाएगा साइन 30, साइन 30 इज हाफ, दैट इज डबल होगी तो 3 किलोमीटर। मस्त रहो, ऑप्शन सी के साथ जाइए। नेक्स्ट, अगला क्या बोलता है, 60 किलो की बॉडी है, पुश की है, जस्ट इनफ फोर्स टू स्टार्ट इट मूविंग अक्रॉस अ फ्लोर, जस्ट स्टार्ट इट मूविंग अक्रॉस अ फ्लोर एंड सेम फोर्स कंटिन्यूज टू एक्ट। देखिए जब भी ये शब्द होता है जस्ट स्टार्ट, जस्ट इनफ टू स्टार्ट, इसका मतलब वो जो मिनिमम फोर्स लगाई है वो है एफ एस मैक्स, और एक बार चल गया तो अब एफ के लगेगा, तो अब वो जो फोर्स लगी रहेगी तो एक्सेलरेट भी करेगी। अब एक्सेलरेशन क्या होगा, एफ माइनस एफ के मैग्नीट्यूड एफ एस मैक्स है, जिसको आप म्यू एस एन या यहाँ पे म्यू एस एम जी हो जाएगा, एफ के होगा म्यू के एम जी, दैट इज इक्वल टू एम ए। तो एक्सेलरेशन आप लोगों को याद ही होता होगा, ये तो बहुत प्यारा केस होता है, म्यू एस माइनस म्यू के जी। वो ग्राफ में जो एकदम से डिप आता था फ्रिक्शन के या एक्सेलरेशन में जंप आता है, वही चीज़ देखेंगे। तो 0.5 माइनस 0.4 दैट इज 0.1 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्ट आप बोल सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आना चाहिए यार। मेटल की बॉल है, दीवार से टकराई, डजंट रिबाउंड, वेयर इज अ रबर बॉल ऑफ द सेम मास एंड हिटिंग द बॉल रिबाउंड्स। देखो भाइयों, एक कॉमन सेंस की चीज़ है, अगर ये यू स्पीड से आई और रिबाउंड नहीं की तो मोमेंटम चेंज होगा केवल एम यू, और अगर ये यू स्पीड से आई और यू से ही गई तो मोमेंटम चेंज हो जाता है -2 mu। अगर ओरिजिनल डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है तो यहाँ -mu होता था, ऐसे ही देखें तो डबल चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन भी रिवर्स किया है। डेल्टा पी होता है mv फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो ये सब आपको याद है। तो कौन सी बॉल में ज़्यादा मोमेंटम चेंज होगा, रबड़ बॉल में ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखें, two spherical bodies mass m 6m r and 2r are released in free space with initial separation between centers as 10r. If they attract each other due to gravity only, then the distance covered by smaller sphere before just collision occur। तो बेटा इस केस में आपको पता है cm डिस्प्लेस नहीं होगा क्योंकि म्यूचुअल फोर्स ही है, तो डायरेक्ट लॉजिक क्या होगा, m इंटू डेल्टा x1 का मैग्नीट्यूड वुड बी इक्वल टू 6m इंटू डेल्टा x2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, एक लेफ्ट में चलेगा एक राइट में चलेगा, ऐसे देख लो, ये m है ये 6m है, तो ये जितना चलेगा फाइनली जब ये टकराएंगे ऐसा कुछ होगा। तो जब ये टकराएंगे, देखिए ओरिजिनल सेपरेशन कितना था सेंटर्स के बीच में 10r, जब टकराएंगे तब भी सेपरेशन रहेगा सेंटर्स के बीच, तो टोटल मिलके कितना चलेंगे, ये पहले ने डेल्टा x1 चला, दूसरे ने डेल्टा x2 चला, तो मिलके जो दोनों चलेंगे वो डिस्टेंस कितना होगा, 10r नहीं होगा, 10r माइनस दोनों की रेडियस का सम, दैट इज गोइंग टू बी 7r। और ऊपर वाले लॉजिक से क्या आएगा, डेल्टा x1 हो गया 6 टाइम्स डेल्टा x2, तो अपने को स्मॉलर स्फीयर का ही बताना है, तो स्मॉलर स्फीयर का तो डेल्टा x2 को डेल्टा x1/6 लिख दूँ, तो डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x1/6 इज इक्वल टू 7r। तो डेल्टा x1 क्या आ जाएगा, 7 डेल्टा x1/6 इज इक्वल टू 7r। तो डेल्टा x1 की वैल्यू हो गई 6r, छोटा वाला 6r बड़ा वाला r, इस रेशो में चलेंगे। ऐसा क्वेश्चन पहले भी जेईई मेन में आया हुआ है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 10r लिख दिया तो कचरा हो जाएगा, दोनों मिलकर 10r नहीं 7r ही चलेंगे। चलिए, सॉलिड क्यूब है, एज ए है, इज मोल्टन एंड मोल्डेड इनटू 8 आइडेंटिकल स्मॉल सॉलिड क्यूब्स। देखो 8 में ब्रेक करोगे तो समझदार हो, वॉल्यूम के रेशो से पता है उसकी साइड लेंथ एक ही जगह a/2 हो जाएगी, एंड आर प्लेस्ड ऑन
one another on a straight line with the edge of a bottom cube of the same horizontal plane on which cube was placed. तो देखिए क्या होगा, अब सबको एक साथ लाइन में जमा दिया on the edge of the bottom cube on one another on a straight line with the edge of the bottom cube on the same horizontal plane on which the big cube was placed. Then the vertical shift in the CM is, देखो बेटा पहले केवल एक ही क्यूब था, ठीक है, इसका CM यहाँ पे था. अब क्या किया आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 जमा दिए, ठीक है, और सबका लॉजिकली दिख रहा है भाई, इसका a/2 सॉरी a/4 3a/4 5a/4 7a/4 ऐसे ही चलेगा. तो यहाँ से डायरेक्टली आपको पता है कि भाई कॉमन सेंस आपको बता रहा है कि अब CM कहाँ पर लाए करेगा. तो देखो 8 है तो ये बिल्कुल बीचों बीच, ये फोर्थ वाले के इधर लाए करेगा, तो फोर्थ वाले का हो जाएगा 2a. तो पहले कितना था डिस्टेंस, a/2, अब कॉमन सेंस से डिस्टेंस कितना आएगा बीचों बीच 2a, तो 2a माइनस a/2, शिफ्ट इज गोइंग टू बी 3a/2. क्वेश्चन की लैंग्वेज प्यारी है ईजी. ऐसे क्वेश्चन ही मुझे बड़े पसंद आते हैं, नीट में होने भी ऐसे ही चाहिए. नेक्स्ट, प्रोजेक्टाइल को फायर कर दिया विथ वेलोसिटी v0 एट एन एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल एट टेप ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 फ्रेगमेंट्स ऑफ इक्वल मास इफ वन फ्रेगमेंट रिट्रेसेस द पाथ. अब देखो यार ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भाई, कहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या होती थी, u cos थीटा. अब एक जना रिट्रेस कर गया, मतलब उसकी वेलोसिटी u cos थीटा पीछे हो गई, आगे वाले की वेलोसिटी v2 मानो. तो क्या लिखेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन से, क्योंकि जस्ट बिफोर एंड आफ्टर ग्रेविटी कभी भी इम्पल्सिव नहीं होती, तो क्या लिखेंगे m u cos थीटा, दैट वुड बी इक्वल्स टू माइनस m/2 u cos थीटा, माइनस क्यों लिखा आपको समझ आ रहा है, प्लस m/2 इंटू v2. तो m यहाँ से अपने पास v2 की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगी, 3u cos थीटा. अब u कितना था बेटा, या v0 और cos थीटा कितना था 1/2, तो 3v0/2 ऑप्शन डी के साथ जाइए. ये भी शायद पहले आया है या बहुत करें अपन ने ऐसे क्वेश्चन. अगला पढ़ते हैं. Shown here are the velocity and acceleration vector for an object in several different types of motion, in which case object slowing down and turning to right. ये प्यारा है. देखो स्लो डाउन करने का मतलब है जो 80 होगा उसका डायरेक्शन वेलोसिटी के ऑपोजिट होगा, ठीक है. तो ए और वी में एंगल क्या होगा, ऑप्ट्यूज. तो सबसे पहले ए और वी में ऑप्ट्यूज एंगल होना चाहिए, तो रिड्यूस हो गया, ये भी रिड्यूस हो गया, ये भी रिड्यूस हो गया. ऑप्ट्यूज एंगल वाला मुझे एक ही केस दिख रहा है, बी ऑप्शन ही दिख रहा है. और उसके साथ अपने आप देखिएगा यहाँ पे भी एक्सेलरेशन इधर ही है, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू टर्न. जैसा भी है आप देखोगे ये 80 है और AC जो आ रहा है उसके हिसाब से टर्निंग टू द राइट आपको समझ आ जाएगा, ठीक है. तो ये चीज़ याद रखिए, स्लो डाउन एक में ही हो रहा है, तो मैं तो केवल उसी से यहाँ पे मेकआउट करके आपको समझा रहा हूँ कि ये किधर जा रहा है, ठीक है. समझ आ गई बेटा बात ये. नेक्स्ट देखें. A comet of mass 10 to the power 8 kg travels around the sun in an elliptical orbit. When it is closest to sun, इतना दूर है, स्पीड इतनी है. फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज़ फारदेस्ट. भाई आपको मोमेंटम कंजर्वेशन से पता है, वो VPRP इक्वल टू VARA, एपोजी पेरीजी. तो ये तो पेरीजी हो गया क्लोजेस्ट पॉइंट, तो 2.5 इंटू 10 की पावर 11. यहाँ पे स्पीड थी 2 इंटू 10 की पावर 4. वहाँ पे डिस्टेंस है 5 इंटू 10 की पावर 10. स्पीड मान ली VA, तो वहाँ पे VA की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2.5 इंटू 2, 5 तो उड़ ही गया, तो ये क्या आ जाएगा 10 की पावर 11 4 15, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है. एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने. 11 4, यार ये कैसे हो गया, फारदेस्ट डिस्टेंस छोटा आ रहा है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बड़ा आ रहा है. ये तो जीवन में झोल है. अब ठीक है, अब बोला है तो बोला है भाई, 5 इंटू 10 की पावर 10 तो छोटा डिस्टेंस होगा. अब जो बोला है उल्टा बोल दिया इन्होंने, फारदेस्ट क्लोजेस्ट. तो चेंज निकालना है अपन, तो निकालें, मस्त रहो. तो हाफ m कितना है 10 की पावर 8, तो यहाँ पे स्पीड हो गई 10 की पावर 5 का होल स्क्वायर, वहाँ थी 2 इंटू 10 की पावर 4 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा. तो क्या हो जाएगा ये, हाफ इंटू 10 की पावर 8, 10 की पावर 5 का होल स्क्वायर हो गया 10 की पावर 10, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 8. तो 10 की पावर 8 कॉमन ले लूँ तो 10 की पावर 16/2 हो गया. 100 माइनस 4 इज़ 96, सो दैट इज़ 48 इंटू 10 की पावर 16 जूल्स मुझे देखने को यहाँ पे नज़र ये वैल्यू आएगी. सो दिस इज़ 48 इंटू 10 टू द पावर 16. अब देखिए यहाँ पे भी इन्होंने झोल झपाटा किया है, क्वेश्चन में ही गड़बड़ है. अब जो भी है अपन तो केवल डेटा से जा रहे हैं, मस्त रहो, तो क्वेश्चन झोल है. नेक्स्ट, A planet revolves in elliptical orbit around the sun. The linear speed of the planet will be maximum. अरे यार क्लोजेस्ट पॉइंट पे होगी ए पे, जिसको वैसे P बोलते थे. जितना नियर होता है उतनी स्पीड ज़्यादा होती है, कुछ है ही नहीं, लड्डू है. अगला,
दो आइडेंटिकल सिंपल पेंडुलम ए एंड बी फिक्स्ड एट सेम पॉइंट, दे आर डिस्प्लेस्ड बाय स्मॉल एंगल्स अल्फा बीटा ग्रेटर देन अल्फा, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इफ कोलिजन्स आर इलास्टिक, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज एल, फाइंड द टाइम आफ्टर विच बी रीचेज इट्स इनिशियल पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम। भाई आइडेंटिकल है तो क्या होगा भाई, कॉमन सेंस से यहाँ से यहाँ ये जितनी देर में आएगा यहाँ से यहाँ ये भी उतनी देर में आएगा, जो भी वेलोसिटीज़ होंगी एक्सचेंज हो जाएगी, तो ए अब इधर जाएगा, बी थोड़ा कम जाएगा, फिर वापस आएंगे, फिर वेलोसिटी एक्सचेंज होगी, फिर दूर जाएंगे, तो बेसिकली क्या होगा, एक बार ये t/4, फिर ये इधर जाएगा t/2, फिर ये इधर जाएगा, फिर वही t/4 मतलब 3t/4, और फिर ये वापस जब वेलोसिटी गेन करेगा तो टोटल एक पीरियड हो गया, t टाइम पीरियड ही होगा, मस्त रहो। तो इसके लिए जो t की वैल्यू होती है 2π√L/g। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बेवकूफ़ नहीं बनना है, कॉमन सेंस लगाना है, आराम से ईजी है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा लगा मुझे। अगला देखिए, वापस से समझा रहा हूँ, पहले कोलिजन के बाद ये ए का कॉपी हो गया, दूसरे कोलिजन के बाद वापस बी हो गया, तो दो कोलिजन के लिए हिसाब से वो देखेंगे, पूरा एक तरह से कंप्लीट इसका ऑक्सीडेशन साइकिल हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ से यहाँ ये बी गया, अब ए ने इसको कॉपी किया, फिर ए ने इधर से इधर भी कॉपी किया और बी ने अब इधर कॉपी किया, तो पूरी एक साइकिल के बाद इफेक्टिवली वापस अपनी लोकेशन पे आएगा। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ SHM ऑफ अ पार्टिकल इज दिस, द फ्रीक्वेंसी, अरे यार घोटा लगा के मर गए अपन, a+ω² x = 0 d2x/dt2 + ω² x = 0 हॉलमार्क होती है, कंपेयर करती है ω², 4π², तो ओमेगा हो गया 2π, फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा बाय कितनी होती है, सॉरी 2π ओमेगा, सॉरी ओमेगा इज 2π/f, सो 2πf, तो ओमेगा/2π विच इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज। तो सीधा सीधा ऑप्शन आपका ए आएगा, कर सकोगे, कोई समस्या नहीं है, ये भी इजी है यार। वुड एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन वाटर केप्ट इन द बीकर, ऑब्जेक्ट इज नियर P1 P द प्रेशर 3 पॉइंट्स। अरे भाई ये लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, तीनों एक ही हाइट पे, ऊपर की फोटो नहीं देख के भ्रमित नहीं होना, तीनों पे प्रेशर सेम होगा, मस्त रहो। ठीक है, यह हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कहलाता है। इन द बॉटम ऑफ अ वेसल विथ मर्करी ऑफ डेंसिटी रो देयर इज अ राउंड होल ऑफ रेडियस r, एट व्हाट मैक्सिमम हाइट ऑफ द मर्करी लेयर विल द लिक्विड स्टिल नॉट फ्लो आउट थ्रू द होल। तो भैया वो जो होल के वहाँ बनेगा, जो प्रेशर ड्रॉप आएगा वो आपको पता है कितना होगा, 2T/r, तो उसी को कॉलम के प्रेशर से इक्वेट कर लो, तब तक नहीं जाएगा, तो 2T/r = ρgh, तो h की वैल्यू सीधे सीधे आ गई 2T/ρgr। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है भैया, ऐसा सारे एक जैसे दिखते हैं, सी आएगा। नेक्स्ट अगला देखिए, 31st 2/3 पेपर हो गया है। The mi of a solid sphere of radius r about its diameter is same as that of a disk of radius 2r about its diameter, the ratio of their masses is। भाई सॉलिड स्फीयर का उसके डायमीटर के अबाउट 2/5 m1 लिख दूँ इंटू r², दूसरे का क्या होगा, डिस्क का 2r अबाउट इट्स डायमीटर, डिस्क का डायमीटर के अबाउट mr²/4 होता है, तो m2r, r की जगह हो जाएगा 2r²/4। तो बेटा यहाँ से रेशो क्या हो जाएगा, m1/m2 r² उड़ा दो, 2 2 4, ये तो 1 हो गया ऊपर, और यहाँ जाएगा 5/2, सीधे सीधे ऑप्शन ए के साथ जाइए, कैलकुलेट करिए, मजे करिए। 32, मैन 80 किलो का ट्रॉली पे खड़ा है, ट्रॉली इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल रोल, इफ मैन स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन द ट्रॉली विद अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, देन आफ्टर 4 सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू ग्राउंड इज गोइंग टू बी। ठीक है, सो आफ्टर 4 सेकेंड्स इज डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू द ग्राउंड, के यहाँ पर क्या होना चाहिए ये आपसे पूछा गया है। सो ही इज़ वॉकिंग विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, ये जो है यहाँ क्वेश्चन का मीनिंग है, दिस इज़ विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, दिस इज़ विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। तो पहली चीज़ क्या होगा, ये ट्रॉली के रिस्पेक्ट में है, तो कॉमन सेंस से अपन क्या बोलेंगे भाई, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में जो भी उसकी वेलोसिटी होगी, माना बंदा आगे गया ट्रॉली के रिस्पेक्ट में u रिलेटिव या v रिलेटिव से, ट्रॉली पीछे गई विथ वेलोसिटी vt, तो भाई सिंपल सी चीज़ है, बंदे की जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, तो दिस इज़ v रिलेटिव माइनस vt, यही होगा v रिलेटिव माइनस vt। और कॉमन सेंस से आपको क्या पता है कि बंदे का जो मास है 80 इंटू वी रिलेटिव कितनी है 1 माइनस vt, ये आगे मोमेंटम है और उसने पीछे मोमेंटम कितना गेन किया है, दैट इज़ 320 इंटू vt। तो जो ट्रॉली की स्पीड है, ट्रॉली की स्पीड यहाँ से बड़े प्यार से आ जाएगी 80/400, दैट इज़ 1/5। तो ट्रॉली की स्पीड आ गई, तो इफेक्टिवली बंदे की जो स्पीड है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो भी आ गई, कितनी आ गई 1 माइनस 1/5, दैट इज़ 4/5 मीटर पर सेकेंड। तो 4 सेकेंड में बेटा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना चल लेगा, 16/5, 3.2 मीटर्स। ठीक है, सिंपल सा ये क्वेश्चन है, बस ये समझना है कि ये 1 विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, वरना तो ऑप्शन ही 4 मीटर होता जो दिया ही नहीं है। एक रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल स्कैटर किया है बाय न्यूक्लियस हैविंग चार्ज 100 E, नेगेटिव नहीं होगा बेटा, वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के लिए बताया। इनिशियल इज 6 MeV एनर्जी, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज
देन द साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस इज़, ये आपसे पूछा गया है कि न्यूक्लियस का साइज़ यहाँ पर क्या होगा। तो ये मान के चल रहे हो कि यहाँ पे वो जस्ट उसको छू के जा रहा है, तो जो आर मिनिमम है उसकी वैल्यू आप यहाँ पे आर के इक्वली ले रहे हो, यही लजम्पशन ले सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हो। डायरेक्ट लिखेंगे जो के अल्फ़ा इनिशियल थी वो किसके इक्वल होगी, के क्यू वन अल्फ़ा का मतलब 2e इंटू 100e अपॉन रेडियस। तो रेडियस की वैल्यू क्या हो गई, के इंटू 100e था बेटा, 100e इंटू 2e ऐसे लिख दूँ। और के अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 6 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, तो एक ही तो इधर से उड़ गया। के की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9, ये हो गया 200, ई का हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, यही आएगा बेटा। तो पावरों का हिसाब लगा लें पहले तो पावरों का हिसाब लगाओगे तो 19 और 6 25 हो गया, 25 में से 9 गए तो 10 की पावर माइनस 14, और क्या बच रहा है 1.6 इंटू 200 इंटू 9/6, यही बच रहा है बेटा। तो अब ये 6 की टेबल, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 0.8, तो 0.8 इंटू 3 दैट इज़ 2.4 इंटू 200, 2.4 इंटू 200 लगभग आपके लिए कितना हो गया, दैट वुड बी इक्वल टू कितना आएगा, ये वैल्यू मैं निकाल के देख रहा हूँ तो ये लगभग आ रही है मेरे हिसाब से 3 टू द 6 4.8, तो ये हो गई 480 हो गई, 480 इंटू 10 की पावर माइनस 14 मीटर्स मेरे हिसाब से ये आंसर निकल के आ रहा है। और जब इनका सोल्यूशन है वहाँ पे इन्होंने z की वैल्यू 10 मानी है, और उसके अलावा भी उस सोल्यूशन में बहुत झोल झपाटा मुझे नज़र आ रहा है, तो भैया उसके साथ अपन नहीं जाएंगे। अब जो भी है जैसा भी है अपन अपने हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो मेरे हिसाब से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्वेश्चन में ही डेटा का इशू है। नेक्स्ट, द शॉर्टेस्ट wavelength of the bracket series of hydrogen like atom is same as the shortest wavelength of the Balmer series। यार पहले तो बताओ ये ब्रैकेट सीरीज़ कौन सी होती थी। तो ब्रैकेट सीरीज़ आपकी कौन सी होती है बेटा, ब्रैकेट सीरीज़ आपकी होती है जब किसी ऊपर से 4 में आता है, देखो लाइमन, बाल्मर, पैस्चन, ब्रैकेट, फंड, इस तरह से शायद आप बोलते हैं। तो ब्रैकेट सीरीज़ के लिए जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी, तो अगर अपन देखें उसके लिए जो एनर्जी होती थी hc/λ, वो क्या आप बोलोगे 13.6 eV इंटू 1/4 स्क्वायर माइनस 1/∞ स्क्वायर, ये हो गई लैम्डा ब्रैकेट की मिनिमम। ठीक है, इज सेम एज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम की शॉर्टेस्ट, अच्छा ये हाइड्रोजन लाइक था तो 13.6 eV इंटू जेड स्क्वायर करना पड़ेगा। और हाइड्रोजन की बाल्मर का मतलब क्या होगा भैया, बाल्मर 2 सेकेंड ही हो गई, तो 13.6 eV इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/∞ स्क्वायर। तो ये तो आप समझदार हो यार, दोनों को इक्वेट कर दो तो सीधा सीधा क्या आ रहा है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/16 इज इक्वल टू 13.6 इंटू 1/4, ये तो लो लड्डू, जेड स्क्वायर बराबर 4, जेड बराबर 2। सीधा सीधा क्वेश्चन आपके लिए हो गया, कोई समस्या नहीं आई। अगला 35, आधी लाइफ 2 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए और बी की 20 और 40 मिनट है। इनिशियली सैम्पल्स हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर 80 मिनट, रेशियो ऑफ द रिमेनिंग न्यूक्लियाई ऑफ ए एंड बी। भाई इनिशियली माना N0 थे, तो ए के लिए क्या होगा 20 है, 20 80 का मतलब 4 हाफ लाइफ हो गई, तो क्या बचेगा N0/16, ये तो ए हो गया। बी का N0 की जगह 40 है तो ये तो बचेगा N0/4, ये हो गया बी। तो अब भैया किसका रेशो चाहिए, Na/Nb निकाल लो, Na/Nb ये रेशो दिख रहा है 1/4 आएगा। ऑप्शन सी के साथ जाओगे, मस्त रहोगे। ठीक है, आगे बढ़िए। लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इंसिडेंट कंटिन्यूसली ऑन अ सीजियम बॉल डाल दो, द मैक्सिमम पोटेंशियल टू विच द बॉल विल बी चार्ज इज। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है भैया, स्टॉपिंग पोटेंशियल तक ही हो सकती है, उसके आगे तो होगी नहीं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलना ही बंद कर देगा। धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो के मैक्स कम होती जाएगी, तो के मैक्स 0 करने के लिए पोटेंशियल करना है, मतलब सिंपली स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपने ज़रूर किए होंगे। पहले फोटोन की एनर्जी निकाल लूँ, फोटोन की एनर्जी क्या होगी 1240/400, ये आपके लिए होती है 3.1 eV, 1.9 हटा दिया तो के मैक्स 1.2 आ रहा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी 1.2 वोल्ट होगा, तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये भी आया था कितने इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन हटा के भी आप वोल्टेज को चेक कर सकोगे। When a metallic surface is illuminated with monochromatic light of lambda, stopping potential is 5V, और अब वेवलेंथ कम कर दी, नहीं तो सॉरी बढ़ा दी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 हो गया, तो वर्क फंक्शन क्या होगा यार, ये भी खूब किया। देखो पहले केस में क्या लिखोगे, hc/λ माइनस 5 इज इक्वल टू 5eV0, ये लिख सकता हूँ, के मैक्स 5eV0 हो जाएगा। इसी तरह से hc/3λ माइनस 5 इज इक्वल टू eV0, वर्क फंक्शन चाहिए, डिवाइड मारो, उड़ा 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 उड़ा, क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से, तो क्या आ रहा है आपके पास hc/λ माइनस 5 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ hc/3λ माइनस 5, तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से
इधर ले आए 5 वाली टर्म, तो ये हो जाएगी 4 और उधर क्या हो जाएगा 5/3 - 1 hc बाय लैम्डा। सो दैट इज़ 2hc/3 लैम्डा इंटू 4 और कर दो तो ये 5 हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा hc/6 लैम्डा। ऑप्शन ए के साथ आप जाओगे, कोई समस्या नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है, मस्त काम। अगला क्वेश्चन अब देखिए, डी मॉर्गन थ्योरम से करोगे तो भी भारी पड़ेगा। मेरे को पता नहीं आपको कितनी डी मॉर्गन थ्योरम अच्छे से आती है, तो अपन तो यहाँ स्ट्रीट स्मार्ट तरीका अपनाते हैं भाई। किसके इक्वलेंट ये एक्सप्रेशन होगा, ये दे रखा है आपको, जो भी है बड़ा अच्छा सा नज़र आ रहा है ये, ठीक है। तो या तो गेट बना के देख लो, या ऐसे ही अपन तो चेक कर लेते हैं भैया। सबसे पहले लेट से दोनों को 0 डाल देते हैं, ए और बी 0 डाले तो यहाँ क्या आएगा 0.1 का बार, सॉरी 0.0 का बार मतलब 0.1 + 1.0, दोनों 0 हो जाएंगे और इसका होल बार तो 1 आएगा। इसका मतलब 0 0 पे 1 आना चाहिए। यहाँ चेक करो तो ये क्या हो जाएगा 0 डॉट होते ही 0, यहाँ भी 0 0 0 मतलब ये 0 आ गया, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। यहाँ देखिए 0 + 1 + 1 + 0, तो ये 1 आ रहा है, तो ये आराम से हो गया। तो ये ऑप्शन आ रहा है एक। तो अभी और चेक करेंगे भैया। फिर a डॉट b बार + a बार, ये क्या है, ये तो एग्जैक्ट सेम लिखा हुआ है। अब ये क्यों पूछा है राम जाने, तो सही होगा ही होगा। a + b 0 + 0 डॉट 1 + 0 डॉट आ गया 0 डॉट समथिंग, तो ये भी तो अपने पास भी है, 2 ही बचे रहे हैं, ये तो सेम ही हो गया। इक्वलेंट पूछ रहा है तो कुछ गलती से आ गया, मेरे हिसाब से b पे जाएंगे अपन, c तो वैसे ही सही है। तो देख लो एक से ही काम चल गया, वरना और केसेस डाल के भी देख सकते हो। अगेन फिर कह रहा हूँ डी मॉर्गन थ्योरम से हो सकता है आप अच्छे से आता है तो करो, बट कई बार ये तरीका जो अपना स्ट्रीट स्मार्ट तरीका है ये ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप डी मॉर्गन थ्योरम अभी पढ़ें, आपके ऐसे सिलेबस में नहीं होती, बट ठीक है पढ़ रखिए तो यू कैन यूज़। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स शोन बिलो प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करेगा भैया। तो भैया ये क्या दिख रहा है आपको, नॉट, ये है नॉट, ये है नॉर और ये है नॉट। ओ भाई साहब, नॉर नॉट 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 ही नॉट है, कितना नॉट है भैया देख लेते हैं। तो भैया अगेन अब ये किसको प्रोड्यूस कर रहा है, तो या तो डी मॉर्गन से जाओ जैसे दुनिया जाती है, अपन जाते नहीं है, तो 0 0, यहाँ पे 1 1 1 1 पे नॉर क्या देगा 0, तो यहाँ मिलेगा 1, तो 0 0 पे मिलेगा 1। तो पहली केस तो एंड केट हो गया ख़त्म, जॉर हो गया ख़त्म, नॉर बचा है, नैंड बचा है। तो नॉर और नैंड में अंतर क्या होता था भाई, ये चेक कर लो पहले। नॉर और नैंड का अंतर कहाँ आता है, वो आएगा 1 1 पे, नहीं 1 1 पे नहीं, 1 1 पे नहीं, कहाँ पे आएगा, नॉर और नैंड का अंतर अपना कहाँ आता है यार, 0 0 पे 1 0 1, अच्छा 0 1 चेक कर लेते हैं ना, 0 1 पे चेक कर लेते हैं, 0 1 अच्छा सा है, तो ये 0 और 1, तो ये हो गया 0। तो 1 और 0 पे नॉर क्या देगा, नॉर अभी भी 0 देगा, तो 1 ही आ रहा है। तो 0 और 1 पे 1 आ रहा है, तो 0 और 1 पे भी 1 आ रहा है, तो भैया इसका मतलब ये नॉर नहीं हो गया, ये नंद गेट ही हो गया। तो ये काम आपका चला। तो देखिए अपना तरीका फेल नहीं होता, हो सकता है कभी टाइम लगे, बट ठीक है। अगेन फिर कह रहा हूँ डी मॉर्गन आता है तो यू कैन ट्राई टू यूज़ अ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, EB जंक्शन इज़ फॉरवर्ड एंड CB जंक्शन इज़ रिवर्स बायस। ये तो आपने पढ़ा ही है एक्टिव रीजन के लिए, बिल्कुल कर दीजिए। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर का करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा 180 है, चेंज इन बेस करंट 250 है, देन द चेंज इन कलेक्टर करंट, अरे यार बीटा होता क्या है, डेल्टा IC बाई डेल्टा IB तो लिखते हैं। तो डेल्टा IC क्या हो जाएगा भैया, इसका 80 गुना कर दो, 80 इंटू 250 माइक्रो, तो इसको 250 इंटू 0.8 मिली कर दो, हो गया आपका काम। 0.8 नहीं 0.08 करना पड़ेगा, तो 25 इंटू 0.8 हो गया, तो ये हो गया कितना 20 मिली एम्पियर। सीधा सीधा हुआ, वैसे ही माइक्रो में नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा यार, वैसे ही ऑप्शन भी बड़े बढ़िया से दे रखे हैं। द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन प्रोड्यूस बाय एन इक्विलैटरल प्रिज्म इज 46 डिग्री, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटीरियल इज, अरे भैया यही तो घोटा लगाया आज तक, साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन ऑफ a/2, क्या लिखा है इक्विलैटरल, मतलब a 60, तो 60 + 96, 60 + सॉरी 46, तो ये हो गया 136/2, नहीं सॉरी गिनती को क्या हो गया अपनी 106/2 विच इज़ 53 डिग्री, और नीचे हो जाएगा साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन 53 आपको आता है 4/5, ये होता है 1/2, सो इट कम्स आउट एज हाउ मच 8/5 1.6। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, सिंपल फार्मूला पुटिंग। आगे बढ़िए फिर प्रिज्म, अ थिन प्रिज्म हैज़ डिफरेंट मीडियम ऑन इट्स ईदर साइड, अ लाइट रे इज ऑलमोस्ट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फर्स्ट फेस, नॉर्मली है क्या, लकी तो नहीं, ठीक है। व्हाट इज द एंगल ऑफ डिविएशन इफ ऑल द एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो भाई अगर ये नॉर्मली फर्स्ट फेज पे आ रही है, व्हाट इज द एंगल ऑफ डिविएशन इफ ऑल द एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। इंसिडेंट ऑलमोस्ट नॉर्मली का मतलब ये जो एंगल है ये बहुत ही कम है, वही छोटा एंगल है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ जो फर्स्ट इक्वेशन लिखेगी 1 × sin i की जगह i लिख दें, दैट इज इक्वल टू
अच्छा बाहर वाला मीडियम अलग अलग है क्या? एज डिफरेंट मीडियम μ1 लिखे भैया, 1 नहीं, μ1 इंटू आई दैट वुड बी इक्वल टू म्यू इंटू R1 जो पहला बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको पता है R1 प्लस R2 इज़ ऑलवेज इक्वल टू ए, तो R2 की वैल्यू क्या लिख देंगे, तो म्यू इंटू R2 क्या होगा, a माइनस R1 दैट वुड बी इक्वल टू μ2 इंटू क्या कहलाएगा अपना, दैट इज़ गोइंग टू बी ई, दैट इज़ गोइंग टू बी ई। और डिविएशन क्या होता है आपका, i प्लस ई माइनस ए, तो i की जगह i आ गया, e माइनस ए। अब e की वैल्यू क्या आ गई, e की वैल्यू आ रही है म्यू अपॉन μ2 इंटू ए माइनस R1, और R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, R1 की वैल्यू आ जाएगी μ1 बाय म्यू टाइम्स i माइनस ए, यही आ रहा है बेटा। तो यहाँ से अब इसको सिंप्लीफाई करो, i कॉमन ले लिया, 1 माइनस μ1 बाय μ2, म्यू कैंसिल हो गया, प्लस a के साथ क्या आएगा, म्यू बाय μ2 माइनस 1। अब देख लो यार कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो i1 माइनस μ1 बाय μ2 किस में है, 2 में है, और a के साथ प्लस करेंगे तो ये नहीं आएगा, तो ये माइनस के साथ आ जाएगा, a के साथ जाइए। अच्छा क्वेश्चन है, आपको थ्योरी आती है अच्छे से तो आप कर पाओगे, घबराओगे नहीं। फ्रॉन ऑफ डिफ्रैक्शन वही पढ़ते हैं, सिंगल स्लिट लाइट की वेवलेंथ फर्स्ट मिनिमम 30 पे, देन द डायरेक्शन थीटा ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम इज। अच्छा भाई देखो, फर्स्ट मिनिमा का मतलब होता है a साइन थीटा इज़ लैम्डा, तो a साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू लैम्डा, पहली चीज़ ये आई। अब जो भी दूसरा होगा a साइन थीटा वो किसके इक्वल होगा, फर्स्ट मिनिमा के लिए 3 लैम्डा बाय 2, तो दोनों को डिवाइड कर लें, तो साइन 30 डिग्री अपॉन साइन थीटा, ठीक है, साइन 30 डिग्री अपॉन साइन थीटा दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2/3। देखिएगा साइन ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा हो जाएगा 3/2 इंटू साइन 30 विच इज़ 1/2, तो कैंसिल तो कुछ नहीं होगा, सॉरी, दिस विल बिकम 3/4, सो थीटा इज़ गोइंग टू बी साइन इनवर्स 3/4, सो वी कैन गो फॉर ऑप्शन सी। तो अगेन सीधा सीधा क्वेश्चन है, बेसिक डिफ्रैक्शन की थ्योरी पे बेस्ड है। नेक्स्ट, जब इंटरफेरेंस होता है लाइट का, एनर्जी इज क्रिएटेड, नो एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज़ जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूटेड, तो ऑप्शन सी। सो दिस वॉज टेस्ट नंबर 49। सो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, जैसा मैंने आपको समझाया था, फॉलो द स्ट्रेटजी, डू हार्ड, डेफिनेटली इस साल ही अपने को क्लियर करना है विथ वेरी गुड मार्क्स। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग।